स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कल बिहार विधानसभा में लगभग विधायकों ने शपथ ले ली है। जहां इस शपथ ग्रहण समारोह में कई विधायक हवाई चप्पल से लेकर के ऑटो रिक्शा तक विधानसभा पहुंचे। जहां अलग अलग रंग में नए विधायक दिखे। जहां बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के लिए बड़ी संख्या में विधायक विधानसभा भवन पहुंचे। वो पहली बार अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। जब बिहार के टेकारी विधानसभा से विजय राजद विधायक अजय दांगी पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह बड़ी कारों के काफिलों के बजाय ऑटो से विधानसभा पहुंचे। जहां उनका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जहां डांगे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे जनता के बीच से आते हैं और फिर जमीनी स्तर के नेता है। जहां इस वजह से वे सादगी भरी जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर महसी से आरजेडी विधायक गौतम ऋषि ऑटो से हवाई चप्पल पहने विधानसभा पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे बात किया तो चप्पल पहनने को लेकर के उन्होंने ये कहा कि मुझे चप्पल में कंफर्टेबल रहता है। वहीं पर बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कल 1 दिसंबर से ही विधानसभा की शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और यह सत्र 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों बिहार में जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोग सावधान हो जाएं। नए साल में आपकी जेब पर लगने वाले बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जब अगर आप अपना घर बनाने के लिए या फिर जमीन खरीदने का सपना संजो रहे हैं या किसी सौदे को लेकर के अंतिम बातचीत दौर में हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपके पास बहुत कम समय बचा है। नए साल का सूरज उगने से पहले ही आपकी जेब पर एक ऐसा बोझ पड़ने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप अपनी गाड़ी कमाई के लाखों रुपए बचाना चाहते हैं तो फिर आपके पास अब सोचने का वक्त नहीं है बल्कि तुरंत कदम उठाने का समय है। जब बिहार में नए साल के शुरुआत के साथ ही जमीन खरीदारों को तगड़ा झटका दे सकती है। खबर है कि जमीन की रजिस्ट्री का शुल्क अब थोड़ी बहुत नहीं बल्कि सीधे 2.5 से 3 गुना तक बढ़ने वाला है। जब ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी होगी कि इसका सीधा असर जमीन और मकान की कुल कीमत पर पड़ेगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बेहद खामोशी से राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला अवर निबंधकों को यानी कि रजिस्ट्रारों को इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एमवीआर का पुनरीक्षण आखिर अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? दरअसल सरकार मार्केट वैल्यू रेट यानी कि जमीन की न्यूनतम मूल्यांकन दर का बहुत बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण करने जा रही है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जमीन की सरकारी कीमत तय करती है। इसके लिए जिला मूल्यांकन समितियों को जल्द से जल्द गुप्त बैठकें करके आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के कवायद तेज कर दी है। यही वह फैसला है जो आपकी जेब ढीली करने वाली है। इस बार जमीन की कीमतों का निर्धारण नए और फिर सख्त फैसले पर होगा। विभाग के निर्देशों के अनुसार शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ सालों में हुए विकास को आधार बनाया जाएगा। अगर आपकी नज़र जिस जमीन पर है उसके आसपास नई सड़कें, बाजार या फिर अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित हुई है तो फिर तैयार हो जाइए। उसकी सरकारी कीमत आसमान छूने वाली है। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर के अंचल स्तर तक कमेटियां गठित करके रिपोर्ट मांगी जा रही है जिनकी सत्यता की जांच सीईओ करेंगे। इस भारी भरकम बढ़ोतरी का कारण यह है कि वर्तमान में जमीन की रजिस्ट्री वर्षों पुरानी दरों पर ही हो रही है। शहरी क्षेत्रों में साल 2016 और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में तो साल 2013 के मूल्यांकन के आधार पर ही काम चल रहा है। अब सरकार मूल्यांकन को वास्तविक बाजार भाव के बराबर लाने की तैयारी में है। जब पुरानी और फिर नई दरों के बीच का ये विशाल अंतर ही रजिस्ट्री शुल्क में भारी बढ़ोतरी का कारण बनेगा। इसलिए अगर आप भी जमीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आप बहुत जल्द कर लें, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन तो गए हैं लेकिन कब तक रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी साइज में आ गई है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार विपक्ष की भावनाओं को मन से सुनते हैं। उन्होंने कांग्रेस और फिर भाकपा माले पर भी प्रहार किया है। दिल्ली में एक चैनल से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज जनता ने नहीं रहने दिया है, लेकिन नीतीश कुमार सबकी भावना का ख्याल रखते हैं। विपक्ष को रचनात्मक रहना चाहिए। वहीं पर पीएम
मोदी का हवाला देते हुए माले नहीं है तो फिर इस बार सदन में ड्रामा नहीं होगा। माले के लोग ही पोस्टर लेकर के आते हैं और फिर सदन का समय खराब करते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल है, जब 6 में 4 विधायक बैठक में नहीं आ रहे हैं। जब वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सदाकत आश्रम में टिकट छोड़ बिहार छोड़ के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर आरजेडी के विधायक भी अपने नेता से खुश नहीं है। कब तक खुश रहते हैं ये बात कोई नहीं जानता है। ऐसे में तेजस्वी यादव कब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बचा पाते हैं ये बात खुदा ही जानता है। अगर 2 सीट कम मिलते तो फिर इसमें भी मुश्किल था, इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर काम करना चाहिए। दोस्तों, मोकामा के विधायक अनंत सिंह कल विधानसभा नहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब कैसे वो शपथ लेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव में नवनिर्वाचित शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बहुत सारे विधायक आए और शपथ लिए, लेकिन इस दौरान एक खास घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब सभा सचिव ने मोकामा विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक अनंत सिंह का नाम शपथ लेने के लिए पुकारा तो वे वहां उपस्थित नहीं थे। जानकारी के अनुसार अनंत सिंह इस समय दुलालचंद हत्याकांड मामले में जेल में बंद है, इस वजह से वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अनंत सिंह की अनुपस्थिति के कारण शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी हलचल भी देखने को मिली। हालांकि बिहार विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि उनकी शपथ ग्रहण प्रक्रिया के लिए जल्द ही एक नई तारीख घोषित की जाएगी। इस नई तारीख पर अनंत सिंह अपने पद की शपथ लेंगे और विधायकों की सूची में यानी कि लिस्ट में शामिल होंगे। वहीं पर अनंत सिंह का नाम बिहार राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है। मोकामा क्षेत्र में जनता जनाधार काफी मजबूत माना जाता है। बावजूद भी इसके उनके खिलाफ चल रहे गैर कानूनी मामले के कारण वह इस बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार और फिर विधानसभा प्रशासन जल्द ही उनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया तय करेंगे। उसके बाद विधायक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। वहीं पर देश भर में संसद का सत्र भी उसी समय से शुरू हुआ है। वहीं पर सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि विपक्ष को हार की हताशा से बाहर आना चाहिए। उनका कहना था कि संसद में नाराबाजी के लिए देश में बहुत जगह है, लेकिन यहाँ नीतियों पर चर्चा होना चाहिए, न कि ड्रामा पर। वहीं पर 18वीं विधानसभा में सदन का गणित पूरी तरह से बदल गया है। लगभग 85% सीटों पर एनडीए विधायक हैं, जबकि विपक्ष अपने सभी सदस्यों के साथ एक ब्लॉक में बैठा है। वहीं पर इस बदलाव ने सदन की राजनीति को पूरी तरह से नया रूप दिया है। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार सदन संचालन के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और फिर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया मंत्रियों से शुरू हुई, उसके बाद फिर विधायकों ने शपथ लिया है। वहीं पर सीमांचल के प्रतिनिधियों की शपथ में भाषाई और फिर सांस्कृतिक विविधता झलकती रही। आबिदुर रहमान कमरुल हुदा कोचाधामन से सरवर आलम, अमोर से अख्तरुल ईमान और फिर जोकीहाट के मुर्शीद आलम ने उर्दू में शपथ ली। शपथ ग्रहण के अंत में सीमांचल के सभी विधायकों ने मिलकर के जय बिहार जय सीमांचल की उद्घोष से सदन का वातावरण उत्साहपूर्ण बना दिया। इसी प्रकार शपथ ग्रहण के पहले ही दिन सत्ता और फिर विपक्ष के बीच नए समीकरण, भाषाई विविधता और फिर सांस्कृतिक प्रतीक ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को राजनीतिक और फिर प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के एमएलए को हर साल कितना फंड मिलता है? दरअसल बात यह है कि बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता का नया दौर शुरू हो गया है और एनडीए ने एक बार फिर से सत्ता की वापसी कर ली है। नए विधायकों ने विधानसभा सत्र शुरू होते ही शपथ ग्रहण का कार्य शुरू कर दिया। चुनावी हलचल शांत होने के बाद जनता की निगाहें सीधे अपने क्षेत्र के विकास पर टिक गई है। यही समय है जब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि हमारे इलाके में विकास कब और कैसे होगा, और इसका सीधा संबंध उस फंड से है जिसे पहले एमएलए फंड कहा जाता था और अब इसे मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना जाता है, जो सड़क, नाली, पुलिया, सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और फिर पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए विधायक को आवंटित किया जाता है। वहीं पर बिहार में प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सालाना 4 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। ये राशि मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आवंटित की जाती है, यानी कि एक साल में 4 करोड़। वहीं पर 2023 में बिहार कैबिनेट ने इस फंड में बड़ा बदलाव किया है और फिर इसे पहले 3 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया। यानी कि 5 साल में 20 करोड़ रुपए। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य बदलते समय और फिर बढ़ती जरूरतों के हिसाब से सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और फिर अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मजबूती प्रदान करना था। एमएलए खुद इस फंड को सीधे खर्च नहीं करते, लेकिन वे अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की सूची यानी कि लिस्ट जिला प्रशासन को भेज सकते हैं और फिर उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। आमतौर पर इस फंड का उपयोग ग्रामीण सड़क और फिर गलियों के निर्माण, नाली और ड्रेनेज सिस्टम, स्कूलों की मरम्मत और फिर भवन निर्माण, शमशान, कब्रिस्तान और सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट,
चापाकल और फिर छोटे पुल पथ जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि ये पैसा सीधे जनता की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च होता है। दोस्तों, बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने सदन में तेजस्वी यादव को गले लगाया है। जहां दरअसल बातें हैं कि बिहार विधानसभा में नई सरकार के गठन के बाद शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे सदन का माहौल हल्का कर दिया। जैसे ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी तभी बीजेपी विधायक और फिर कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास रहे रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखते ही बड़े प्यार से गले लगा लिया। ये पल न सिर्फ अप्रत्याशित था बल्कि राजनीतिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल भी बन गया। नवनिर्वाचित विधायक अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थे और शपथ ले रहे थे। इसी दौरान रामकृपाल यादव तेजस्वी की ओर बढ़े और बिना किसी झिझक के उन्हें अपने गले लगा लिया। तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया देते दिखे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कुछ ही पलों की थी, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद जरूरी नहीं है। वहाँ पर रामकृपाल यादव एक समय में लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में गिने जाते थे। जब बाद में मतभेद की वजह से उन्होंने आरजेडी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया, तब से दोनों अलग अलग राजनीतिक रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी और रामकृपाल की सार्वजनिक गर्मजोशी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। जब रघुनाथपुर से पहली बार वह चुनाव जीते थे। जब बिहार विधानसभा में इस बार कई नए तो कई ऐसे सदस्य हैं जो कि पहली बार सदन पहुंचे हैं, जिनमें से एक राजद के पूर्व नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी है। ओसामा साहब रघुनाथपुर से राजद की टिकट पर चुनाव जीते हैं। ओसामा ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। शहाबुद्दीन के बेटे ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है और राजद की टिकट से जीत करके भी आए हैं। जब सीवान की रघुनाथपुर सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की। 26 राउंड की काउंटिंग के बाद आरजेडी प्रत्याशी ओसामा साहब को 88,278 वोट मिले, जबकि जेडीयू उम्मीदवार विकास कुमार को 89,030 वोट हासिल हुए। यानी कि इस तरह से ओसामा साहब ने 9,248 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करके अपने राजनीतिक करियर की दमदार शुरुआत की है। ओसामा की जीत ने सीवान की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दिया है। दोस्तों, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में आज सीवान जिले में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे के अवैध निर्माणों को और फिर कई दुकानों को तोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक सीवान जिले के गोपालगंज मोड़ से तरबुआरा मोड़ तक ये कार्रवाई हुई। जब गोपालगंज मोड़ के पास से बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। जब मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया है कि डीएम के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त करना बताया, जिसके जरिए लोगों को सुचारू रूप से यातायात और फिर अच्छी सुविधा मिल सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर बिहार में 6 महीने में 100 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो गई हैं। एनएचआरसी पर मामला पहुंचा, उसके बाद ये मामला सामने आया है। दरअसल बात है कि नेपाल बॉर्डर इलाके के जिलों से बीते 6 महीने के दौरान 100 से ज़्यादा लड़कियां गायब है। उनके गायब होने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुँच गया है। इसको लेकर के अधिवक्ता SK झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और फिर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब में करोड़ों में बेटियां बेची जा रही है। मोतिहारी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर वाले क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हैं। परिवादी ने कहा है कि जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3, अदापुर से 4, अगस्त महीने में रक्सौल अनुमंडल के भेलाही, कोड़ीहार सहित विभिन्न स्थानों से 18, वहीं पर सितंबर माह में पूरे अनुमंडल के विभिन्न स्थानों से 1 विवाहिता सहित 17, अक्टूबर माह में 15 और फिर नवंबर माह में 15 सहित कुल 83 लड़कियां गायब हुई है। नशा कारोबारियों द्वारा लड़कियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ की तस्करी में किया जा रहा है। दोस्तों, नशे से बिहार को मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 साल पहले महिलाओं की मांग पर पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इसे ये सोच करके लागू किया गया था और फिर कड़े कानून बनाए गए थे कि लोग नशा से दूर रहेंगे, शराब पी करके किसी से झगड़ा विवाद नहीं करेंगे, घर आकर के पत्नी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन जिस मकसद से इस कानून को लागू किया गया था वह पूरा होता नहीं दिख रहा है। शराब आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण अब लोग सूखा नशा करने लगे हैं। सूखा नशा का
प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। इसके गिरफ्त में अब युवा पीढ़ी भी आ जा रहे हैं। एक वीडियो जहानाबाद जिले के से सामने आया है जिसमें कुछ युवा स्मैक और फिर गांजा पीते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको बता दें कि जहानाबाद के सकुराबाद थाना क्षेत्र के सकुराबाद बाजार समेत आसपास के कई इलाकों में इन दिनों सूखा नशा का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। और ये मामला सिर्फ जहानाबाद ही नहीं बल्कि लगभग बिहार के पूरे बिहार में ही इस तरह का मामला सामने आ रहा है। चाहे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ले लीजिए, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सभी जगहों पर सूखे नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इस बढ़ते नशे का सबसे बड़ा शिकार युवा पीढ़ी बन रही है। जिन युवाओं को देश और समाज का भविष्य माना जाता है वह प्रतिबंधित नशे की गिरफ्त में फंस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई किशोर और फिर युवा खुलेआम सूखा नशा का सेवन कर रहे हैं। इससे न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है बल्कि वे मानसिक रूप से भी अस्थिर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि सूखा नशा लंबे समय तक लेने पर दिमागी संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और फिर युवाओं के व्यवहार में अचानक हिंसक और फिर अनियंत्रित बदलाव तक देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बिहार में 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में आज बिपाड और फिर भारतीय रेल वित्त निगम ने अहम करार किया है जिसका फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान और फिर भारतीय रेल वित्त निगम जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण साझेदारी की शुरुआत की है। पुराना सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत IRFC और फिर CSR फंड के माध्यम से 10 करोड़ प्रदान करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य बिहार के वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार उन्मुख एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक उत्साहित दिखे। इस अवसर पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग विधानसभा में अपनी बातें मजबूती से रखेंगे। हमने हमेशा सत्र में अपनी बात रखने का काम किया है। जब हम सत्र के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह ऐसा करते रहेंगे। हम जो 35 लोग जीते हैं अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि सत्र में हमारी संख्या कम हो सकती है लेकिन बाहर हमारी संख्या काफ़ी है। जब लोगों ने हमें अपना सपोर्ट दिया है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट दिए हैं। अगर एक बार भी इशारा मिल जाए तो फिर हम पूरे बिहार में अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसी तरह बेईमानी और फिर धोखा करती रही तो फिर कल जनता सरकार के खिलाफ उतर आएगी। दोस्तों, गुटखा, पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी चल रही है। जी हाँ, दरअसल बात है कि केंद्र सरकार गुटखा और फिर पान मसाला उद्योग पर अब तक की सबसे बड़ी सख्ती करने जा रही है। लंबे समय से इन उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल, स्वास्थ्य जोखिमों और फिर टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद सरकार ने अब एक नया और कड़ा वित्तीय प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार नेशनल सिक्योरिटी और फिर जन स्वास्थ्य सेस नाम का नया टैक्स लगाने की योजना बना रही है जिसके जरिए न केवल इन उत्पादों के निर्माताओं पर नियंत्रण मजबूत किया जाएगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर पब्लिक हेल्थ मिशनों के लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाए जाएंगे। जहां संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 को सरकार स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार मान रही है। दोस्तों, किशनगंज में अभी ठंड तेजी से बढ़ रही है और फिर सर्द हवाओं ने सुबह शाम की ठिठुरन को काफी बढ़ा दिया है। तापमान में गिरावट के साथ बच्चों की सेहत पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल और फिर निमोनिया जैसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बड़े लोगों की तुलना में कम होती है, इसलिए ठंड का मौसम उनके लिए ज्यादा जोखिम भरा होता है। ऐसे में माता पिता को सिर्फ गर्म कपड़े पहनाने से काम नहीं चलेगा। सही पोषण, साफ सफाई, गर्माहट और फिर समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जहां सिविल सर्जन खुद अपील कर रहे हैं कि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज के इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि ठंड के इस मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें, या किन चीजों से बचें और डॉक्टरों की क्या विशेष सलाह है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में ठंड ने दस्तक दे दी है और फिर पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्द हवाओं की वजह से छोटे बच्चों की सेहत पर साफ असर दिखाई दे रहा है। चिकित्सकों के
अनुसार सर्दियों में बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण सर्दी जुकाम और वायरल फ्लू, निमोनिया, हाइपोथर्मिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फिर डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने बताया है कि इस मौसम में बच्चों की सुरक्षा का पहला कदम है सही पोषण। जब ठंड के दौरान शरीर ऊर्जा ज्यादा खर्च करता है, इसलिए बच्चों को गर्म, पौष्टिक और फिर घर का बना खाना देना बेहद जरूरी है। यह हल्का गर्म भोजन शरीर की गर्मी बनाए रखता है और फिर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। उन्होंने सलाह दी है कि ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और फ्रीज में रखे खाद्य पदार्थ बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। उन्होंने ये भी बताया है कि सर्दियों में बच्चे कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए दूध, सूप, दाल का पानी, नारियल पानी और फिर सामान्य पानी बच्चों को समय समय पर देना चाहिए। वहीं पर डॉक्टर चौधरी के अनुसार बच्चों के आहार में दलिया, चावल, दाल, हरी सब्जियां, अंडा, मौसमी फल, खट्टे फल, गुड़, मछली और फिर सूखे मेवे शामिल करना चाहिए। ये सभी चीजें उनके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और उन्हें बीमारी से बचाती है। उन्होंने बताया है कि ठंड से बचाव के लिए बच्चों को सिर से पैर तक ढक करके रखना जरूरी है। दोस्तों, जब आज विधानसभा परिसर में सभी विधायक एक एक करके शपथ ले रहे थे, तो फिर वहां का नज़ारा देख करके काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। मुझे दुख इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले विधानसभा में जहां पर 19 विधायक जीत करके शपथ लिए थे, इस बार जाकर के मुश्किल से 11 विधायक जाकर के शपथ लिए हैं। ये देख करके काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। जहाँ उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में 24 विधायक जीत करके आए थे, मुस्लिम विधायक, जहाँ पर उनकी उपस्थिति काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और इस बार 2025 में जाकर के मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी लगातार खिलती जा रही है। विधानसभा में जाकर देखेंगे तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अब कोई मोल नहीं रह गया है। मात्र 11 मुस्लिम प्रतिनिधि, मात्र 11 मुस्लिम विधायक बने हैं, जिसको देख करके आपको भी अफसोस होता होगा। कहानी सिर्फ चुनाव जीत हार की नहीं, बल्कि कहानी उस समुदाय की है जिसकी आबादी तो बिहार में 17.5% है, लेकिन विधानसभा में उसकी आवाज सिर्फ 4.5% पर सिमट करके रह गई है। सवाल सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक संतुलन का है जो हर राज्य में हर समाज को बराबरी का हक देता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और फिर शैक्षणिक पिछड़ापन अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। जिस राज्य में किसी समुदाय की आबादी लगभग 5वां हिस्सा हो, वहां पर सत्ता के गलियारों में उनकी मौजूदगी उंगलियों पर गिनने लायक बच जाए, तो फिर ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक संकेत है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा, नेतृत्व और फिर गोलबंदी की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। जब वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व सिर्फ 11 सीटों तक सीमित रह गया है। जब राज्य की यानी कि बिहार की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 17.5% है, लेकिन विधानसभा में उनकी मौजूदगी 4.5% पर ठहर गई है। यह अंतर साफ दिखाता है कि राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है और सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ापन अभी भी उनकी राह में बड़ी बाधा बन करके खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संख्या इतनी ज्यादा हो और प्रतिनिधित्व इतना कम, तो लोकतंत्र में उनके मुद्दों की आवाज आखिर कैसे ताकत के साथ उठेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम समाज की राजनीति अभी भी भावनात्मक और फिर अलगाववादी सोच में उलझी हुई है। इसके मुकाबले हिंदू समाज की जातियां अपनी समस्याओं और फिर विकास के सवाल पर गोलबंद होकर के सत्ता तक पहुंचती है। जानकार उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला देते हैं। वे किसी बहुत बड़ी जाति से नहीं आते हैं, लेकिन समस्याओं और फिर विकास के मुद्दे को केंद्र में रख करके उन्होंने अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया है। इसी मॉडल में मुस्लिम समाज की कमी दिखाई देती है, जहां पर सामाजिक मुद्दों से ज्यादा भावनात्मक उठापटक हावी रहती है। जहां पार्टीवार नजर डाले तो फिर तस्वीर और साफ होती है। राजद ने इस चुनाव में 17 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 3 को। ढाका से फैसल रहमान, बिस्फी से आसिफ अहमद और रघुनाथपुर से ओसामा साहब। वहीं पर AIMIM ने इस बार मुस्लिम राजनीति में मजबूत दस्तक दी और कुल 5 विधायक सदन तक पहुंचे। बहादुरगंज से तौसीफ आलम, जोकीहार से मुर्शिद आलम, कोचाधामन से सरवर आलम, बायसी से गुलाम सरवर और अमोर से अख्तरुल ईमान। जब वहीं पर कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया, लेकिन केवल 2 सीटें जीत पाई। किशनगंज से कमरुल हुदा और अररिया से आबिदुर रहमान। जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन जीत मिली सिर्फ चैनपुर से जमा खान को। तस्वीर साफ है, बड़ी आबादी के बावजूद भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है।
दोस्तों कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने साफ कर दिया है कि आखिर उनको हार क्यों मिली, क्यों उनको एआईएमआईएम के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। जब मास्टर मुजाहिद आलम ने एक कार्यक्रम में इसको लेकर के खुलासा किया है। दरअसल बात यह है कि मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि पोलराइजेशन की वजह से हार मिली है। कोचा दमन विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। जब मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने हार के कारणों को साफ साफ सामने रखा है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के ये स्वीकार किया है कि चुनावी मैदान में बहुत सारी रणनीति गलतियां हुई और फिर विरोधी पार्टियों ने धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनावी माहौल को पूरी तरीके से प्रभावित किया। लेकिन बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। जब किशनगंज शहर के इंसान स्कूल रोड स्थित पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर चर्चा के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक कोचा दमन विधानसभा क्षेत्र की बेलुआ, गाजपरा, चकला, महनगांव, दौला और फिर पिछला पंचायत के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुई। जब बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद चेयरमैन अंजार आलम ने की है। वहीं पर बैठक में सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अनुभव और फिर विचार रखे। इसके बाद पूर्व विधायक और फिर राजद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने हार के कारणों पर विस्तार से बात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा असर धार्मिक आधार पर किए गए पोलराइजेशन का पड़ा है। मास्टर मुजाहिद आलम ने भारतीय जनता पार्टी और फिर एआईएमआईएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दलों ने मिलकर के वोटरों को धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। खास करके महिला मतदाताओं को धार्मिक मुद्दों के नाम पर दिग्भ्रमित किया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का एआईएमआईएम के पक्ष में गोलबंद होना भी एक बड़ा कारण रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने ही संगठन में सामंजस्य की कमी दिखाई दी है। जब कई जिम्मेदार साथियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं पाया, जिसका सीधा असर चुनावी प्रबंधन पर पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम और फिर भाजपा के बीच अंदरूनी साठ-गांठ भी साफ नजर आई, जिसने पूरे माहौल को प्रभावित किया है। मास्टर मुजाहिद आलम ने यह भी कहा कि उनके कई समर्थक बेवजह के ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिससे जमीन पर मेहनत कम हुई है। जब हमने चुनाव हारा है, हिम्मत नहीं। ये कहते हुए उन्होंने सभी समर्थकों का दिल से धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया है। दोस्तों वर्षों से बाढ़ और सूखे की मार झेल रहे हजारों गांव के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना उम्मीद की नई किरण बनकर के उभर रही है। सीमांचल के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि कोसी मेची लिंक परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ये वही परियोजना है जिसका इंतजार सीमांचल के किसान सालों से कर रहे थे। ये एक ऐसी योजना जो न सिर्फ बाढ़ की त्रासदी को कम करेगी, बल्कि खेतों में साल भर सिंचाई की गारंटी भी देगी। अब इस परियोजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अफसरों के मुताबिक कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है और निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी कि कागजी कार्रवाई खत्म। अब जमीन पर काम दस्तक, यहाँ तक कि अब जमीन पर भी काम शुरू हो गया है। जमीन पर भी काम चल रहा है। माना जा रहा है कि यह योजना सीमांचल और कोसी दोनों इलाकों के कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जब कोसी मेची लिंक परियोजना को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार निविदा की प्रक्रिया भी पहले से ही संपन्न हो गई थी और अब सर्वे के बाद सीधे निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। ये परियोजना कुल 117 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्देश्य कोसी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को मेची नदी में मोड़ना है, ताकि कोसी तटबंध के अंदर बसे गाँव को हर साल बाढ़ आने वाली बाढ़ से राहत मिल सके। साथ ही इस लिंक से के माध्यम से सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा सहित कई जिलों में सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी। इस परियोजना से 2,14,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। कोसी नदी हर साल अपना रौद्र रूप दिखाती है, जब तटबंध के अंदर बसे गांव बार बार कटाव और फिर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कई बार खेत नदी में समा जाते हैं और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों के घर और फिर गांव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। ये समस्या दशकों पुरानी है। ऐसे में कोसी मेची लिंक परियोजना को इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा माना जा रहा है। दोस्तों किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने एएमयू सेंटर किशनगंज को लेकर के आज फिर से लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद की है। जहां लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बड़ा कदम उठाया है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। यह अनशन सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि सीमांचल के लाखों युवाओं की उस उम्मीद की लड़ाई है जिसे सरकार की उदासीनता और फिर विभागीय बहानेबाजी ने बीच रास्ते में रोक दिया है। सांसद का आरोप
आरोप साफ है कि एनजीटी का बहाना सिर्फ एएमयू सेंटर के लिए लगाया गया है, जबकि उसी इलाके में कई सरकारी प्रोजेक्ट बेधड़क चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रुकावट पर्यावरण है या सरकार की नीयत। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के किशनगंज सेंटर का बंद पड़ा निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो। सांसद का कहना है कि पिछले 6 सालों से वे लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। यह सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बताया है कि 224 एकड़ जमीन पर बनने वाला यह सेंटर सीमांचल के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए निर्माण रोक दिया है। उसके बाद से परियोजना पूरी तरीके से ठप है, जहां सिर्फ कंपाउंड वॉल बना करके काम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर जावेद आजाद ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस इलाके में एएमयू सेंटर पर रोक लगाई गई है, उसी इलाके में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। जब मौजावाड़ी पुल के पास बड़ी पुलिस लाइन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि पर्यावरणीय मंजूरी का अभाव सिर्फ एएमयू सेंटर के लिए ही क्यों लागू हो रहा है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि जब तक सरकार लिखित रूप से ये नहीं बताती है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। जहां कांग्रेस नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार जानबूझ करके परियोजनाओं को अटका रही है ताकि सीमांचल जैसे पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बड़े संस्थान का विकास रुक जाए। वहीं पर स्थानीय लोग, छात्र संगठन और फिर सामाजिक कार्यकर्ता सांसद के अनशन के समर्थन में उतर आए, जो उनका कहना है कि सीमांचल में शिक्षा की हालात पहले से ही कमजोर है। ऐसे में एएमयू सेंटर यहां के युवाओं को नई दिशा दे सकता है। वहीं पर एएमयू किशनगंज सेंटर को 2014 में मंजूरी मिली थी। जमीन अधिग्रहण से लेकर के भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन 2018 की रोक के बाद से कोई भी प्रगति नहीं हुई है। वहीं पर अभी एक बार फिर से ये मामला गरमाया है और सांसद के अनशन के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब सीमांचल के चारों विधायकों ने एक साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण का यह समारोह केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि सीमांचल की आवाज, उसकी उम्मीदें और फिर आने वाले 5 सालों की राजनीतिक दिशा का प्रतीक बन गया। जब किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन हर विधानसभा से चुने गए प्रतिनिधि एक मंच पर दिखे। खास बात यह रही है कि कई विधायकों ने उर्दू में शपथ लेकर के अपनी भाषा और फिर अपनी तहजीब को सम्मान दिया है। यह उन लोगों के लिए भी गर्व का पल था जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी मातृभाषा और फिर पहचान राजनीति के मंच पर भी मजबूती से दिखाई दे। अख्तरुल ईमान हो या फिर मुर्शीद आलम, सरवर आलम हो या फिर कमरुल हुदा, इन सभी ने उर्दू में शपथ लेकर के एक संदेश दिया है कि सीमांचल की संस्कृति, भाषा और पहचान को अब पहले से ज्यादा जगह मिलेगी। आज का ये दृश्य आने वाले समय की राजनीति पर गहरा असर डालेगा और सीमांचल के लोगों में नई उम्मीद जगमगाएगा। जहां बिहार विधानसभा में आज शपथ ग्रहण का महत्वपूर्ण दिन रहा, जिसमें सीमांचल क्षेत्र के सभी चारों विधायक कोचाधामन, किशनगंज, ठाकुरगंज और बहादुरगंज ने शपथ ली है। जब कोचाधामन से सरवर आलम, किशनगंज से कमरुल हुदा, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल और बहादुरगंज से तौसीफ आलम ने एक साथ विधानसभा के मंच पर अपनी विधायकी की शुरुआत की। इसके साथ ही अमोड़ विधानसभा से अख्तरुल ईमान और जोकीहाट से चुने गए मुखिया मुर्शीद आलम ने भी शपथ लेकर के सीमांचल की राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत किया है। शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि कई विधायकों ने उर्दू भाषा में शपथ ली है। अमोड़ से एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान, कोचाधामन से सरवर आलम, जोकीहाट से मुर्शीद आलम और किशनगंज विधानसभा से कमरुल हुदा ने उर्दू में शपथ लेकर के अपने सांस्कृतिक जोरों को सम्मान दिया है। यह सीमांचल के उन लाखों लोगों के लिए सम्मान का पल था जो उर्दू भाषा और फिर उसकी पहचान को अपने विरासत मानते हैं। यह सरकार की ओर से आयोजित इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम करने का संकल्प भी दोहराया है। यह सीमांचल के इन विधायकों से लोगों को खास उम्मीद है, क्योंकि ये इलाका वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से की कमी, तस्करी, बाढ़ और फिर पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जुड़ता रहा है। शपथ लेने वाले विधायकों में अनुभव और फिर युवाओं का मिश्रण भी दिखाई दिया है। किशनगंज से कमरुल हुदा और बहादुरगंज से तौसीफ आलम को लोगों ने बड़े भरोसे के साथ भेजा है। वहीं पर सरवर आलम और फिर
अख्तरुल ईमान जैसे नेता अपनी मजबूत पकड़ और फिर जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल की शपथ ने भी सीमांचल में राजनीतिक विविधता को उजागर किया है। वहीं पर उर्दू शपथ को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा रही है, जहाँ कई लोगों ने इसे सीमांचल की अपनी पहचान का सम्मान बताया है, तो फिर कई ने इसे सकारात्मक संदेश कहा है कि बिहार की राजनीति में भाषाई विविधता को स्वीकार किया जा रहा है। वहीं पर आज का शपथ ग्रहण सीमांचल की राजनीति के लिए एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। यह सभी विधायक अब अपने अपने क्षेत्रों में लौट करके जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की तैयारी में जुटेंगे। जनता की नज़र अब इस बात पर रहेगी कि विकास के मोर्चों पर ये प्रतिनिधि आने वाले दिनों में किस तरफ काम करते हैं। साथ ही साथ बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने भी शपथ ग्रहण किया है, जहां उन्होंने हालांकि उर्दू में शपथ ग्रहण नहीं किया है, हिंदी में ही शपथ ग्रहण किया है, लेकिन उन्होंने 5 बार शपथ ग्रहण किया है। इससे उनकी राजनीतिक कद का अंदाजा लगाया जा रहा है कि तौसीफ साहब भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बहादुरगंज विधायक तौसीफ साहब और अमूर विधायक अख्तरुल ईमान साहब को एक ही जगह बैठने का मौका मिला है, यानी कि दोनों एक ही साथ बैठेंगे, दोनों का चेयर आपस में सटा हुआ है।